नमस्ते। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो प्रशासनिक कानून और शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित इस अध्ययन सामग्री का एक पूरा खाका है। देखिए, भारतीय प्रशासनिक कानून अक्सर काफी पेचीदा लगता है ना? लेकिन अगर हम इसे सही नजरिए से समझें तो ये पूरी शासन व्यवस्था को शीशे की तरह साफ कर देता है। आज के हमारे इस सेशन का मुख्य मकसद यही है कि हम इन बुनियादी अवधारणाओं की तह तक जाएं, बिल्कुल सीधे और आसान तरीके से। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। शक्तियों के पृथक्करण का अर्थ, इसकी उत्पत्ति, महत्व और भारत में इसकी प्रासंगिकता। इस एक वाक्य को हम आज की चर्चा का मार्गदर्शक बिंदु मान सकते हैं। हमारा लक्ष्य यहाँ सिर्फ किताबी ज्ञान लेना नहीं है, बल्कि इस बात की गहराई में जाना है कि ये सिद्धांत आखिर आया कहाँ से और आज के आधुनिक भारत में ये कैसे काम करता है। एक नज़र आज के हमारे एजेंडे पर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे प्रशासनिक कानून के परीक्षा संदर्भ से। फिर हम शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को समझेंगे। उसके बाद बात होगी भारतीय संविधान में इसके अनुप्रयोग की, कुछ मुख्य कानूनी सिद्धांतों की, और अंत में हम देखेंगे जवाबदेही के तंत्र। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले खंड की, प्रशासनिक कानून का परीक्षा संदर्भ। आखिर ये सामग्री किसके लिए सबसे ज्यादा काम की है? देखिए, ये जो अध्ययन सामग्री है, इसे खास तौर पर उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें एकदम सटीक जानकारी चाहिए। चाहे कोई सीसीएसयू या किसी और विश्वविद्यालय से एलएलबी या बीएएलएलबी कर रहा हो, न्यायपालिका या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा हो, या फिर किसी को परीक्षा से ठीक पहले एक त्वरित रिवीजन चाहिए। ये सामग्री बिल्कुल बिंदुवार है, बिना किसी अनावश्यक भटकाव के। अब आते हैं हमारे दूसरे खंड पर, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, जो कि इस पूरे विषय की मजबूत नींव है। अब सबसे अहम बात समझने वाली ये है कि शक्तियों का पृथक्करण सिर्फ काम बांटना नहीं है। ये असल में सरकार की अलग अलग शाखाओं का वो विभाजन है जो किसी एक जगह सत्ता को इकट्ठा होने से रोकता है और हमारी आज़ादी को बचाता है। जरा सोचिए, अगर एक ही संस्था कानून बनाए, उसे लागू भी करे और उसी पर फैसला भी सुनाए तो क्या होगा? बहुत खतरनाक स्थिति हो सकती है। इसीलिए कानून के किसी भी विद्यार्थी के लिए इसे समझना सबसे पहला और जरूरी कदम है। इस अवधारणा को अच्छी तरह समझने के लिए एक बहुत ही तर्कसंगत क्रम अपनाया गया है। सबसे पहले हम इसके अर्थ और इतिहास को समझते हैं। फिर हम उस मशहूर फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत पर बात करते हैं, जिसने आधुनिक शासन की नींव रखी। और सबसे आखिर में हम सिर्फ हवाई बातों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि असली दुनिया के प्रमुख केस कानूनों के जरिए देखते हैं कि ये सिद्धांत असलियत में कैसे लागू होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं खंड 3 की तरफ, जो है भारतीय संवैधानिक अनुप्रयोग। यहाँ हम देखेंगे कि ये ऐतिहासिक सिद्धांत भारत में कैसे काम करता है। अब ये जानकारी वाकई में बहुत दिलचस्प है। यहाँ हम दो अलग अलग दृष्टिकोण देख रहे हैं। एक तरफ मॉन्टेस्क्यू का ऐतिहासिक सिद्धांत है, जो कहता है कि सरकार के अंगों के बीच एक सख्त दीवार होनी चाहिए, यानी शक्तियों का पूरी तरह से बंटवारा। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, भारत में हमने इसे थोड़ा अलग तरीके से अपनाया है। हमारे यहाँ सख्त अलगाव के बजाय नियंत्रण और संतुलन, यानी चेक्स एंड बैलेंस की प्रणाली है। इसका मतलब है कि सरकार का एक अंग दूसरे अंग पर नजर रखता है, ताकि कोई भी अपनी हद पार ना करे। और यही वो जगह है जहाँ ये विषय सबसे ज्यादा जीवंत हो उठता है। ये सिर्फ बीते कल का इतिहास नहीं है। भारतीय संविधान के साथ इस सिद्धांत का जो तालमेल है, वही आज के प्रशासनिक फैसलों में इसे प्रासंगिक बनाता है। आज के समय में हमारी अदालतें और हमारा प्रशासन इन ऐतिहासिक सिद्धांतों का इस्तेमाल आधुनिक समस्याओं को सुलझाने के लिए किस तरह करते हैं, ये समझना बिल्कुल आवश्यक है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर शक्तियों का पृथक्करण सिर्फ एक हिस्सा है, तो प्रशासनिक शक्ति को नियंत्रित करने वाले बाकी सिद्धांत कौन से हैं? अब हम इस सवाल के जरिए शक्तियों के बंटवारे से आगे बढ़कर प्रशासनिक कानूनों की एक कई अधिक व्यापक और बड़ी दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। और इसी के साथ हम आते हैं खंड 4 पर, मुख्य कानूनी सिद्धांत। अब इस लैटिन शब्दावली को देखिए, ऑडी अल्टरम पार्टेम। सुनने में शायद थोड़ा भारी लगे, लेकिन इसका अर्थ बहुत सीधा है। ये सिर्फ एक पुरानी कहावत नहीं, ये प्राकृतिक न्याय का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है।
इसका सीधा सा मतलब है दूसरे पक्ष को भी सुने। किसी को भी बिना उसकी बात सुने दोषी नहीं ठहराया जा सकता। प्रशासन में किसी भी तरह के पक्षपात या पूर्वाग्रह को रोकने के लिए ये नियम एक मजबूत ढाल की तरह काम करता है। इसके बाद बारी आती है प्रत्यायोजित विधान की। सामग्री में इसके 3 अहम पहलुओं पर जोर दिया गया है। पहला, आजकल की इस जटिल व्यवस्था में कानून बनाने की शक्ति किसी और को सौंपने की आवश्यकता ही क्यों है? दूसरा, क्या ऐसा करना संवैधानिक रूप से सही है? और तीसरा, अगर ये शक्ति दी जाती है तो उसे नियंत्रित करने के लिए हमारे पास क्या तंत्र हैं? प्रशासनिक कानून की कार्यप्रणाली को समझने के लिए ये तीनों बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इन सबका सीधा संबंध है कानून के शासन से। यही वो चीज है जो प्रशासनिक कार्यवाही की सीमाएं तय करती है। सीधा सा तर्क है, कोई भी अधिकारी कानून से ऊपर नहीं है। यही एक नियम है जो हमारी व्यवस्था को तानाशाही बनने से रोकता है। ये साफ तौर पर बताता है कि प्रशासन को किस दायरे में रहकर काम करना है। देखा जाए तो ये पूरा विषय बहुत ही ऊर्जावान और ज्ञानवर्धक है। अब हम अपने इस विश्लेषण के आखिरी और 5वें खंड पर पहुंच गए हैं, जवाबदेही के तंत्र। चलिए देखते हैं कि ये सब असल में लागू कैसे होता है। इन निगरानी संस्थाओं को उनके कानूनों के साथ जोड़कर देखना बहुत जरूरी है। एक तरफ हमारे पास लोकपाल और लोकायुक्त जैसी संस्थाएं हैं, जिन्हें स्रोत में उल्लिखित यूपी लोकायुक्त अधिनियम 1975 के संदर्भ में समझाया गया है। और दूसरी तरफ हमारे उच्च न्यायालयों और केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्तियां हैं, जिन्हें मध्यस्थता अधिनियम और विधिक सेवा अधिनियम जैसी चीजें निर्देशित करती हैं। यही वो जगह है जहां सैद्धांतिक जवाबदेही और वास्तविक कानून आपस में मिलते हैं। तो अब हम इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल पर आकर रुकते हैं। जरा इस पर विचार कीजिए। अगर शक्तियों के पृथक्करण का पूरा विचार अधिकार को बांटने को लेकर है, तो आज के समय में लोकपाल या प्रत्यायोजित विधान जैसे आधुनिक तंत्र उस नाजुक संतुलन को कैसे बनाए रखते हैं? एक तरफ शक्तियों को अलग रखने का सैद्धांतिक संतुलन है, और दूसरी तरफ आज के प्रशासन की वो मुश्किलें हैं जिन्हें सुलझाने के लिए इन नए साधनों की जरूरत है। क्या ये नए साधन उस ऐतिहासिक संतुलन को बचा पाते हैं, या फिर ये अपने आप में एक नई प्रशासनिक चुनौती बन जाते हैं? इस सवाल का जवाब शायद आसान न हो, लेकिन यही वो बात है जो आपको इस विषय पर और अधिक गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करती है। सोचने वाली बात है ना?